यहाँ पर वेग असमान होने की वजह से कुछ न कुछ घट के बच जाता है, यानी यहाँ पर a जो है शून्य के बराबर नहीं होता है, यानी इसमें कुछ न कुछ त्वरण होता है। तो असमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, यही इस चैप्टर का बेस है। यानी 2 बराबर 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो भी सही है, जो हम बोल रहे हैं वो भी सही है। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक बहुत काम का है और उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये गाय, एक ट्रिक बता रहे हैं, गाय। तो आप सभी मेरे प्रिय से दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये बहुत छोटा चैप्टर है दोस्त, और इसमें हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग का बारे में उल्लेख करेंगे कि आखिर कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राप्ति होती है और कितने प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं और उसका क्या क्या उपयोग है। हालांकि आप लोग पीछे के क्लास में ये बात सीखे होंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता क्या है। जैसे आवेश है हम लोगों का, तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि वही आवेश गतिमान हो जाए तो पहले से तो विद्युत क्षेत्र था ही, और गतिमान होने की वजह से धारा बहता है और धारा के प्रवाह की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अब एक गतिमान आवेश 2 प्रकार से होता है, एक समान रूप से, दूसरा असमान रूप से। चलिए इसको लिखते चलते हैं। यहां पर एक प्यारा सा ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि स्थिर आवेश क्या क्या उत्पन्न करता है। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, स्थिर आवेश यदि है ना, तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यदि आप लोगों से कोई ये पूछे कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा, तो गतिमान आवेश में दोनों उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र भी एवं चुंबकीय क्षेत्र भी, दोनों उत्पन्न होगा। समझे बात, बोले यस सर। अब ये गतिमान आवेश 2 प्रकार से होता है, या तो एक समान रूप से गतिमान होगा या फिर असमान रूप से। तो यदि एक समान रूप से गतिमान हुआ तो केवल आप लोगों का विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो यही आंसर है वही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि असमान रूप से उत्पन्न हुआ, असमान रूप से, और यदि असमान वेग से गतिमान हुआ, तो यहां पर त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यहां पर त्वरण का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि ए का फॉर्मूला होता है v - u/t, और वेग का मान यदि एक समान है तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी यहां पर त्वरण का मान 0 है, लेकिन यहां पर वेग असमान होने की वजह से कुछ न कुछ घट के बच जाता है, यानी यहां पर a जो है शून्य के बराबर नहीं होता है, यानी इसमें कुछ न कुछ त्वरण होता है। तो असमान आवेश क्या उत्पन्न करता है, यही इस चैप्टर का बेस है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब सवाल उठता है कैसे उत्पन्न करता है। तो ऐसा ये लॉजिकल कहा जाता है कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बोले कि आपने बोला या कोई वैज्ञानिक, तो ये सबसे पहले माइकल फैराडे ने पता लगाया कि विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तन होता है, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र बदल के धारा का भी प्रवाह कर सकते हैं। ये कौन पता लगाया, माइकल फैराडे। तो हालांकि प्रयोग सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ऑस्टर्ड के द्वारा। उन्होंने ये बताया था कि धारा प्रवाह के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी पहले का जो वैज्ञानिकों का कहनाम था कि धारा बहाने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन जब माइकल फैराडे है, उन्होंने सोचा कि यदि धारा प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से धारा नहीं बहा सकते हैं। तो बोले हाँ सर, ये तो बात सही है। तो यही इसका बेस है कि बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बदलता हुआ, यानी एक दूसरे को लगातार पुनः उत्पादित करती रहती है, और ये एक दूसरे के लंबवत होता है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आपने इधर बोला तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर, यानी उसके बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री, और जो डायरेक्शन आएगा एकदम इसके लंबवत होगा, इस प्रकार से, समझे। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर होता है, याद रखिएगा। तो यही बात सिखाने का प्रयास कर रहे थे। आइए तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कलांतर क्या होता है, तो उसके बीच का कलांतर होता है 90 डिग्री, क्योंकि वो एक दूसरे के लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है, लंबवत होता है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 2 पर आते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र द्वारा।
तो दोस्त जिसमें आवेश का प्रभाव नहीं होगा, जिसमें आवेश लगभग शून्य हो, तो वो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होगा। आप लोग ढूंढ सकते हैं किसमें आवेश नहीं होता है, तो वो गामा किरण। ये गामा किरण का आवृत्ति भी सबसे ज्यादा होता है। कोई आपसे ये पूछे कि वो ऐसा होता है, तो इसका आवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। बहुत जल्दी यदि चक्कर करता है, यानी इसका बहुत तेजी से बाहर निकलता है, बहुत तेजी से गति करता है, और ये क्या होता है, विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होता है। याद रखिएगा गामा किरण। और सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका ज्यादा होगा, गामा किरण का ही होगा। फिर अगला बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होता है, तो ये तो आपको दोस्त याद रखना पड़ेगा, वो होगा हम लोग का क्या, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के समानांतर। फिर बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र बी और विद्युत क्षेत्र ई का अनुपात। देखिए क्वेश्चन को बार बार कभी कभी घुमा के पूछता है। देखिए आपसे ई बटा में बी का मात्रक पूछेगा, तो वो होता है प्रकाश के वेग, यानी 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। लेकिन कोई आपसे पूछेगा बी बटा ई के मात्रक, आपसे पूछा गया क्या, बी बटा ई का मात्रक, बी बटा ई का मात्रक, यानी पलट दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा 1/c। यानी जो पहले मात्रक होता था मीटर प्रति सेकेंड, अब हो जाएगा सेकेंड नीचे और मीटर कहां, सेकेंड आ जाएगा नीचे, रखेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, तो सेकेंड कहां चला जाएगा ऊपर, यानी सेकेंड प्रति मीटर, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड मीटर इनवर्स। समझे बातों को। यानी कुल मिलाजुला के बाद आपको यह बताना चाहते हैं कि ई बटा बी का मात्रा क्या होगा, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और बी बटा ई का मात्रा क्या होगा, सेकेंड प्रति मीटर या सेकेंड मीटर इनवर्स। समझे बात को, इसको आप लोग याद रखिएगा। यानी इसका मात्रा क्या होगा, बी बटा ई का मात्रा क्या होगा, तो बी बटा ई का मात्रक हो जाएगा क्या, सेकेंड मीटर इनवर्स। लेकिन कभी ई बटा बी का मात्रक पूछेगा तो बस केवल मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। आइए हम लोग आगे का प्रश्न करते हैं। देखिए बोल रहा है कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का विमीय सूत्र किसके समतुल्य है। पहले हम आपको इसको कन्वर्ट करके दिखाते हैं कि कैसे बदलता है, उसके बाद आप लोग खुद अंदाजा लगा लेंगे किसके विमीय सूत्र के बराबर होगा। पहले आपको अभी ये बात सीखे हैं कि ई बटा में बी बराबर क्या होता है, सी होता है। बोले यस सर। एक बात और बता देते हैं कि 1 में रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो प्रकाश के वेग सी के बराबर होता है। बोले कि होता है तो होता है, अब क्या बताना चाहते हैं, तो इसमें हम लोग वैल्यू को रखेंगे, तो रखने का जगह किसका किसका है, यहाँ पर ई रखिएगा, तो ई को अकेले कीजिए, तो भागा में भी है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यहाँ पर रूट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी 1 में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया सी स्क्वायर। और यहाँ पर आप रोज कीजिए किसका वैल्यू रखना है, एप्सिलॉन नॉट को। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर अब रखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट की जगह पर रखेंगे, क्या रखेंगे 1 में म्यू नॉट इंटू क्या सी स्क्वायर, और ई स्क्वायर की जगह पर रखेंगे, ई स्क्वायर की जगह पर क्या रखेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर रखेंगे। देख लीजिए क्या क्या होने वाला है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया खत्म, यानी बी स्क्वायर बटा में 2 म्यू नॉट। आप देख लीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा में 2, बी स्क्वायर बटा में 2, बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 म्यू नॉट। यही इसका आंसर हो जाएगा। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है ये। यानी हमने सबसे पहले आपको बताया कि ई बटा में बी किसके बराबर होता है, तो ई बटा में सी के बराबर होता है। फिर भागा में भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में, यानी ई बराबर क्या हो गया बी सी। फिर ये हो गया बराबर सी के, रूट उधर गया स्क्वायर हो गया, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग वैल्यू को निकाले और इधर आ गया। बोले ठीक है, फिर गुना भाग किया और हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। यही बात बताना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो सकता है, तो चूंकि इसमें दोनों प्रभाव है ना, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र है, तो दोनों द्वारा प्रभावित होता है, विद्युत क्षेत्र से भी और चुंबकीय क्षेत्र से भी, क्योंकि इसमें दोनों है प्रभाव। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। अब ये सवाल को देखिएगा, बोल रहा है कि म्यू नॉट का पावर -1/2। पहले आप लोग एक बात बताते हैं कि किसी का पावर 1/2 मतलब रूट होता है। यदि हम आपसे बोले कि 4 का पावर 1/2 लिखे या √4 लिखे, बात सेम ही है, तो बोलेंगे आप तो बहुत झूठे हैं, कैसे हो जाएगा सेम। इसका मान 2 होता है, इसका मान आप 2 करके दिखाइए तो हम बात मान लेंगे कि आपका बात सही बोल रहे हैं। तो 4 को हम लोग क्या 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। और उसका पावर 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं, बोले हाँ सर। और कभी भी पावर का पावर होगा तो गुना करते हैं, बोले हाँ सर। तो 2 से 2 क्या हो गया खत्म, यानी 2 बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आप बात बोल रहे हैं वो भी सही है, जो हम बोल रहे हैं वो भी सही है। इसका मतलब रूट मत की जगह पर पावर में 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर -1/2 है तो पहले नीचे लेके आइए घात में, ताकि वो प्लस में हो जाए, यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का पावर क्या हो गया 1/2। और इस बात को लिखे चाहे हम लोग रूट लिखे, बात तो बराबर ही है। यानी हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, केवल रूट लिख सकते हैं।
ऐसे लिख दिए। अब आप बताइए किसका वैल्यू है, तो ये c के बराबर होता है, और c मतलब प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कभी कभी मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया जाए तो आप जानते हैं, बचपन से सीखे हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर। 100 मतलब क्या, 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और ये बेस सेम है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग ये चीजों को ऑब्जर्व कर लिए कि हम लोगों का मीटर प्रति सेकंड में भी आंसर हो सकता है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड में भी आंसर हो सकता है। तो हालांकि मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। सेंटीमीटर में पूछता तो होता 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बोल रहा है कि समय के साथ बदलता हुआ विद्युत क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा इतना परिभाषित है तो इसे कहा जाता है। आपको बताएं, एक ऐसा भी धारा होता है जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता है। आप लोग जितना भी धारा आज तक पढ़े उसका प्रवाह चालक में होता है और वो सभी एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन करते हैं। और एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि बताइए विस्थापन धारा क्या है, तो बोलेंगे वैसा धारा जिसका प्रवाह चालक में नहीं होता है और यह मैक्सवेल का एम्पियर का परिपथीय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा बोलते हैं। आगे फिर बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो ट्रिक बहुत काम का है और उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए ये गाय, एक ट्रिक बता रहे हैं, गाय, बोले गाय, ये क्या बोल रहे हैं जी, गाय के पैर में देखने पर, गाय के पैर में क्या देखने पर, एक ट्रिक बता दे रहे हैं, गाय के पैर में देखने पर रक्त बह रहा था, कितना, थोड़ा थोड़ा, और कैसा रंग का, रेड रंग का। और इसे देखिए क्या ट्रिक बना, गा और ए से बना गामा और ए से बना एक्स, गामा तरंग और एक्स तरंग। प से बना परा बैगनी तरंग, देखने से परा दृश्य तरंग, र से बना अवरक्त तरंग। थोड़ा के लिए क्या मतलब हुआ, सूक्ष्म, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो। और रेड के लिए क्या हो गया, रेडियो तरंग। और ये यदि आप लोग लाइन बाय लाइन याद करते तो बहुत फायदा करेगा, क्योंकि गामा तरंग का सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसी का होगा, आवृत्ति सबसे ज्यादा किसी का होगा तो होगा दोस्त गामा। आवृत्ति सबसे ज्यादा आवृत्ति होता है किसका, गामा का। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेडियो का तरंगदैर्घ्य। तो आप इस बात को सीख लिए कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, गामा का, और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेडियो का। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि कोई पूछे कि बताइए सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, गामा का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होगा, रेडियो का। बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर सजाए, बढ़ते हुए आवृत्ति के आधार पर सजाए। यदि आप ये सब बातों को आप लोग अच्छा से याद कर लेते हैं तो आपके लिए कोई क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा। और इसी में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन नहीं है इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंग, तो प्रकाश तो है ही, एक्स तो है ही, और रक्त तो आता ही है, ये ध्वनि तरंग नहीं होता है। और एक और बात बता दें आप लोगों को कि ध्वनि तरंग जो होता है हम लोगों का, ध्वनि तरंग जो होता है हम लोगों का यांत्रिक तरंग होता है। ध्वनि तरंग क्या होता है हम लोगों का, यांत्रिक तरंग होता है। यानी इसको एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए माध्यम चाहिए। कभी आप लोग देखे होंगे कि गांव में कभी हवा इधर से इधर बहता है ना तो आवाज उधर सुनाई देने लगता है, समझे, क्योंकि वो हवाओं के माध्यम से आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है। फिर बोल रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो होती है क्या, अनुप्रस्थ। अब सवाल उठता है अनुप्रस्थ क्या है। जैसे आप लोग पानी में यदि आप लोग ईंट मारते हैं तो दो गति होता है। जैसे हम लोग बोले कि पहले पानी ऐसे प्लेन था, जैसे ही आपने उस पर ईंट मारा ना तो ऐसे 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 होने लगता है। तो वास्तव में जब ईंटा को मारा गया तो यहाँ पर ऐसे ऊपर नीचे होता है, यहाँ पर ऐसे। तो ये है संपीड़न विरलन, यानी नीचे गया तो सट गया, फिर ऊपर नीचे ऊपर, तो इसको बोलते हैं ये अनुदैर्घ्य है। लेकिन ये वाला अपने माध्यम में ऊपर कभी गति कर रहा है, नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये तल के लंबवत गति कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, अनुप्रस्थ। यानी जब हम लोग ईंट को पानी में मारते हैं तो दोनों वहां पर गति होता है, अनुदैर्घ्य भी और अनुप्रस्थ भी। अनुप्रस्थ सतह पर होता है और अनुदैर्घ्य उसके अंदर होता है। तो आप लोग क्या सीखे दोस्त कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसे होती है, अनुप्रस्थ है। यानी इसमें कण का कंपन तरंग संचरण यानी तरंग गति कर रहा है उसके लंबवत दिशा में होता है।
फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल है। हमने पीछे आपको बताया है दोस्त, क्या आंसर होगा, 1 में √μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। फिर नेक्स्ट, एक्स किरण है। एक्स किरण क्या है, तो एक्स किरण दोस्त होता है आप लोगों का विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण हो, गामा किरण हो, पराबैंगनी किरण हो, दृश्य किरण हो, दृश्य मतलब साधारण प्रकाश जो हम लोग का होता है, दृश्य प्रकाश, ठीक है। फिर आप लोगों का माइक्रो तरंग हो गया, रेडियो तरंग हो गया, ये सब आप लोगों का क्या होता है, औरक तरंग हो गया, ये सब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग और चुंबकीय तरंग के बीच का कालांतर कितना होता है, 90 डिग्री। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का मिस्टेक हो चुका है, आप लोगों बुक में सुधार लीजिएगा। फिर ये जो हमने आपको बताया, पीछे बताया था, पहले मीटर में होता तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन सेंटीमीटर में बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर अगला बोल रहा है कि μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। जब दोनों का आप लोग मात्रक रखेंगे और मात्रक रख के गुना भाग करेंगे तो आप लोग का इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओम आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि, तो आप लोगों से अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आप लोग जानते हैं गामा तरंग हो सकता है, पराबैंगनी तरंग हो सकता है, दृश्य तरंग हो सकता है, एक्स तरंग हो सकता है, सूक्ष्म तरंग हो सकता है, औरक तरंग हो सकता है, रेडियो तरंग हो सकता है, लेकिन क्या इसमें कौन ऐसा है जो नहीं हो सकता है, तो आप लोगों का हो जाएगा क्या, अल्फा किरण, ये नहीं हो सकता है क्योंकि और सब तो है। फिर बोल रहा है किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल किस पर निर्भर करता है, निर्भर नहीं करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर सकता है, आवृत्ति पर निर्भर कर सकता है, और बीच के माध्यम जिसको परावैद्युता बोलते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन उसके तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इस प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।